हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिकली वी ब्रिंग लर्निंग अलाइव। और आज के हमारे इस बायोलॉजी क्लास 12 की वन शॉट सेशन में हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में से अनदर चैप्टर दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारे प्रीवियस वन शॉट सेशन में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा था, किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैरी आउट कर सकते हैं और कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट और एडवांस फील्ड है और आज के ज़माने में उसके काफ़ी वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम शॉर्ट में देखने वाले हैं उसके वेरियस एप्लीकेशंस। सो लेट्स बिगिन। सो बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी कनेक्टेड है, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा, उसके एग्रीकल्चर एंड मेडिकल फील्ड में भी एप्लीकेशंस है। सो मेनली जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के, इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग बेस्ट catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme। तो जैसे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें कैटलिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑल्टरेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ पॉजिटिव वे। तो वो प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, इंप्रूव करेगा। सो दैट इज यूजिंग द माइक्रोब्स। दिस इज वन ऑफ द critical areas of application. Another is creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. So अभी अगर हम लोग ये कैटलिस्ट एक माइक्रोब या एंजाइम के थ्रू यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रोब्स एंड एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा। सो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रिएटिंग सच प्रॉपर कंडीशंस। एंड फाइनली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर के एंड में देखा था कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो किस तरीके से उससे हमें सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं एंड फाइनल लाइक नो प्रोडक्ट ऑब्टेन करके, पैक करके टू एक्चुअली यूज इट इन द मार्केट, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो ये तीन एरियाज में मेनली द एप्लीकेशन का रिसर्च होता है, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो, प्रोडक्शन इंप्रूव हो एंड इट इज फास्टर एज वेल। सो दिस वाज मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स सी the application of biotechnology in field of agriculture. So agriculture ये एक बहुत ही important part है, especially in a country like India, because India एक agricultural country है और उसमें काफी ज्यादा production होता है बहुत सारे agriculture products का, and it is exported also to various countries। So ऐसे में अगर हमें agricultural production को improve करना है, so in that obviously we can use biotechnology, because biotechnology deals with microbes, plants, animals etc. So how can we do it? So फूड प्रोडक्शन को तीन तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। वन वी हैव केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम जो केमिकल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उसका यूज हम कम करते हैं, सो दैट नेचर को भी हार्म ना हो एंड प्रोडक्शन क्वालिटी भी इंप्रूव हो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, where we use biodegradable substances and substances which are least harmful to the environment and the plant. And we have genetically engineered crop based agriculture, जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज है। आप जो क्रॉप एग्रीकल्चरल फील्ड है उसका यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। यील्ड मीन्स कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वी कैन इंप्रूव दैट, इंक्रीज दैट, वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी। हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, प्लांट, ग्रेन या फ्रूट व्हाटएवर, वो और उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सो ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, बट उसके साथ क्या हो गया था, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया था। बट देन जैसे हम जानते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये हार्मफुल होते हैं, बिकॉज इनडायरेक्टली वी ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विथ इट। ओके, सो द ओवरऑल एम इज टू डिक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। और अगर हम इनका यूज कम करना चाहते, अगर कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो प्लांट का प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली फर्टिलाइजर जरूरी होता है, पेस्टिसाइड भी जरूरी होता है, अदरवाइज इंसेक्ट्स अटैक कर लेंगे। तो व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? सो ऑल्टरनेटिव इज गिवन बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जो हम आगे देखेंगे चैप्टर में। सो इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज किया जाता है।
यहाँ पे आप इन शॉर्ट देख सकते हैं वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, डिजीज फ्री प्लांट, फोर्टिफिकेशन ऑफ प्लांट। फोर्टिफिकेशन मतलब हम उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऐड करते हैं या इंप्रूव करते हैं। देन रिप्रोडक्शन एक्वाकल्चर लाइक फिशरीज के भी रिप्रोडक्शन लाइक प्रॉपर्टी में इंप्रूव करके वी कैन इंक्रीज द यील्ड। देन पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, biofuel, which is one of the non-conventional source of energy, enzymes, fermentation, improve yield. So these are in general the various application of biotechnology in agriculture. So now let's study what are GMOs. So GMOs are nothing but genetically modified crops, and what are those? The organisms whose genes have been altered by manipulation. Okay. सो कैसे ऑल्टर करते हैं? इट इज सिंपली डन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका कंप्लीट प्रिंसिपल और प्रोसेस हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देखा है। अगर आपने मिस किया है तो प्लीज जाके चेक कीजिए हमारा वन शॉट सेशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। उसमें एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से हम एंजाइम्स के टूल्स और एंड वेरियस अदर टूल्स यूज करके जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑल्टर करके ऑर्गेनिज्म में डाल के वी कैन मेक द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और नॉट प्रोड्यूस समथिंग। So these are the when we do it with crops और organisms, like organisms के साथ करते हैं तो genetically modified organism हो जाता है, plants के साथ करते हैं तो genetically modified plants हो जाते हैं, which has great importance in the field of agriculture। और इस genetically modified plants के बहुत सारे applications होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं they make crops more tolerant to abiotic stress। What do you mean by abiotic stress? जैसे हम जानते हैं एक इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, उसमें दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक। सो बायोटिक इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। एंड एबायोटिक में आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स विच आर नॉन लिविंग लाइक टेम्परेचर, देन द salinity of the soil or water and wind and like जो भी like non living factors है those come under abiotic factors। abiotic stresses भी वही होता है, जैसे कुछ रीजन में ड्रॉट पड़ जाता है, लाइक पानी की कमी हो जाती है, कुछ जगह पे सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली प्लांट को ग्रो होने में काफी ट्रबल होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज abiotic stresses which are imposed by the environment or the other environmental factors on the plant। सो उससे क्रॉप काफी टॉलरेंट हो जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मल प्लांट लो और उसको आप ड्रॉट एरिया में या फिर हाई सैलिनिटी वाले सॉइल में ग्रो करो तो वो इजीली ग्रो नहीं होगा, बट अगर आप जेनेटिकली इंजीनियर करते हो उसको तो कि वो ऐसे कंडीशन को फेस कर सके, सो सच प्लांट कैन बी ग्रोन ओवर देयर। देन reduced reliance on chemical pesticides। so pesticides क्या होता है? pesticides are those chemicals which kills the पेस्ट क्या होते हैं? कोई भी इंसेक्ट्स, वर्म्स, माइक्रोब्स जो प्लांट को अटैक करते हैं, और प्लांट को अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट का ग्रोथ हैम्पर होगा। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का एक लाइक डिसएडवांटेज होता है कि वो सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं एंड एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो एंटर द फूड चेन। सो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम कम से कम डिपेंडेंट हो सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स पे। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब क्रॉप तैयार हो जाता है और जब हम उसको व्हेन वी लाइक कट इट टू ऑब्टेन ग्रेन्स और दैट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट्स है वो खराब हो जाते हैं, उसमें जो लॉसेस होते हैं उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी बाय इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। ओके, ये टर्म आपने सुना होगा, शेल्फ लाइफ मतलब जब फॉर एग्जांपल आपने एक लाइक सपोज एप्पल्स की खेती है आपकी, आपने एप्पल्स तोड़ लिए पेड़ से, मतलब आपने हार्वेस्ट कर लिए, फिर अभी वो एप्पल्स को आपको पैक करके सेंड करना है रिटेलर के पास, शॉप्स में, उसमें कुछ टाइम लाइक इन्वॉल्व होता है। सो अगर आपके एप्पल की शेल्फ लाइफ कम है तो वो प्रोसेस में ही खराब होना चालू हो जाएगा, जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब तक वो खराब हो जाएगा। सो शेल्फ लाइफ अगर कम है तो आपका लॉस हो सकता है। अगर शेल्फ लाइफ ज्यादा है, मतलब अगर वो एप्पल तोड़ने के बाद भी काफी देर तक अच्छे से रह रहा है तो वो इजीली उसका सेल ज्यादा अच्छे से हो सकता है। सो दैट इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी कैन डू, इट कैन हेल्प in reduce the post harvest losses।
देन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, मतलब प्लांट जो है इजीली अपटेक कर सकते हैं जितने भी मिनरल्स है सॉइल में, मतलब सॉइल तो फर्टाइल मतलब होगा नहीं होगा जैसे भी हो, पर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। एंड देन फाइनली एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जो हम लोग ने टर्म देखा था बायो फोर्टिफिकेशन भी जिसे बोलते हैं, जिससे आप वो पर्टिकुलर प्लांट में जो एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं या कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस। अभी हम सब जानते हैं राइस जो होता है, राइस में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन एज सच नहीं पाए जाते, पर आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा राइस बना सकते हैं जिसमें विटामिन ए हो। अभी विटामिन ए जनरली हमें कहां से मिलता है, जो वी हैव ऑरेंज कलर के फूड प्रोडक्ट्स जैसे पपाया हो गया या कैरेट हो गया, फ्रॉम दैट यू गेट विटामिन ए। सो बट देन आप जेनेटिकली इंजीनियर करके वो राइस में भी आप विटामिन ए के जीन्स डाल के उसमें से विटामिन ए प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इट विल बी इन वन वे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन क्वालिटी आपको मिल रहा है। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ genetically modified plants. Okay, so let's move ahead. Now we'll see application of biotechnology in production of pest resistant plant. इसका हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखा था एप्लीकेशंस में कि कैसे पेस्टिसाइड से अगर छुटकारा पाना है तो हमें प्लांट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो खुद रेजिस्ट कर सके पेस्ट को। कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हाउ दे हैड डन। सो there is a microbe, a bacteria in particular called Bacillus thuringiensis, okay, जिसे हम शॉर्ट में BT भी कहते हैं। सो ये कंट्रोल किया जाता है जनरली कैटरपिलर्स, मतलब कैटरपिलर जो वर्म्स होते हैं, कैटरपिलर जनरली लीव्स को खाते हैं प्लांट्स की। सो लाइक पर्टिकुलरली जो कुछ प्लांट्स लाइक टोबैको हो गया या फिर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिसमें लीव्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लीव्स के लिए ही उसको कल्टिवेट किया जाता है। अगर ये कैटरपिलर्स ने लीफ ही खा लिया तो that is harmful for the plant. So ये यूज किया जाता है, इसके ड्राइड स्पोर्स पानी में मिक्स करके प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया। ये ट्रेडिशनल मेथड था। इन जनरल बेसिकली दिस वाज अ बायोपेस्टिसाइड, बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, हम बैक्टीरिया ही यूज कर रहे हैं फॉर द प्लांट। सो वैसे ही नेचुरली बायोपेस्टिसाइड है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज था कि ये स्पोर्स जो थे इसको पानी में मिक्स करके स्प्रे किया जाता था लीव्स पे, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होते थे। इन द सेंस आप पानी जब स्प्रे करते हो तो नॉट नेसेसरी कि वो हर एक लीफ पे जाके बैठे वो जो वाटर है या स्पोर्स है, तो कुछ लीव्स का सरफेस जहां पे वो स्पोर्स नहीं है वहां पे स्टिल वो वर्म खाने लगेगा। सो ये इतना एफिशिएंट वे नहीं है, जो स्प्रे कर वाटर के थ्रू स्प्रे करने का मेथड, इट इज नॉट दैट एफिशिएंट। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हमने एक बहुत ही एफिशिएंट वे फाइंड आउट किया है। लेट्स सी व्हाट्स दैट। सो पहले हम जानेंगे कि ये जो बीटी है बैसिलस thuringiensis, ये किस तरीके से वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है कैटरपिलर वर्म्स या इंसेक्ट्स से। ओके, सो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ये बनाता है एक टॉक्सिन, उसको बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं। टॉक्सिन इज समथिंग विच इज लाइक हार्मफुल, विच कॉजेज हार्म टू दैट अनदर ऑर्गेनिज्म। सो ये टारगेट करता है इंसेक्ट के लार्वे को, मतलब लार्वा मतलब जो यंग वन होता है इंसेक्ट का, दैट इट अफेक्ट्स। सो कैसे अफेक्ट करता है, उसके गट में जाके। व्हाट इज गट? इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, गट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, गट में जाके ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। तो इन जनरल ये टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, प्रोटॉक्सिन भी कहते हैं, पर गट में जाने के बाद एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव टॉक्सिन ब्रेक बन के उसके जो गट होता है ब्रेक करके उसमें लार्वा का जो गट में पोर्स फॉर्म करता है और एक तरीके से इन्फेक्शन होके दैट लार्वा डाइज। ओके, सो इस तरीके से ये टॉक्सिन एक्ट करता है। सो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटी टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं, कैन बी एक्टिवेटेड इन द लार्वा। सो सी एज यू कैन सी हियर, ये बैसिलस thuringiensis जो बीटी टॉक्सिन है ये क्रिएट करता है और ये लार्वा कैन ईट द लीव। वंस इट ईट, ये गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है, प्रोटॉक्सिन से एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, जो लार्वा का गट होता है उसका अल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, इट्स अल्कलाइन पीएच जो होता है ये क्या करता है, प्रोटॉक्सिन जो है बीटी
बीटी प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड टॉक्सिन में बना देता है, ठीक है, एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है लार्वा का अल्कलाइन पीएच, ओके। एंड उससे क्या होगा देन, ये जो उसका इंटेस्टाइन्स है उसमें कुछ रिएक्शंस होंगे और पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो इंटेस्टाइन में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और पोर्स अगर क्रिएट हो गए तो लार्वा का डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा ठीक से, सो एनीथिंग कैन एंटर एंड यू नो इट विल डिस्ट्रॉय द लार्वा विल डाई। इस तरीके से ये बीटी टॉक्सिन एक्ट करता है, एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक टू टारगेट। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइप का लार्वे होता है कॉल्ड कुर्स्टाकी लार्वे, इस टाइप के पर्टिकुलर कैटरपिलर को टारगेट करता है। सो या नाउ अभी हम बायोटेक्नोलॉजी से कैसे क्या करते हैं, ये जो जीन जो है बैसिलस तुरिंजिन्स का, जो वो टॉक्सिन बनाता है, उस जीन को हम लेके वी इनकॉर्पोरेट इनटू वेरियस क्रॉप प्लांट्स लाइक कॉटन, मेज, राइस एक्सेट्रा। और इसको कैसे करेंगे, सिंपल, बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें तो आपको पता ही है, हम जीन का वो पार्ट लेंगे जो हमें यूजफुल है, विल टेक दैट जीन एंड देन वी विल इनकॉर्पोरेट इनटू अ प्लाज्मेट, उसके अंदर हम डाल लेंगे, और फिर ये जो प्लाज्मेट है इसको हम इंसेक्ट करेंगे एक होस्ट सेल में, ओके। तो उसमें जाके ये जो बीटी टॉक्सिन वाला जीन है ये चले जाएगा प्लांट सेल में, राइट, इट विल एंटर द प्लांट सेल एंड प्लांट का हर एक सेल बनाएगा बीटी टॉक्सिन, ओके। सो इन दिस वे, अभी प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, हम स्पोर स्प्रे कर रहे थे, वो प्लांट के ऊपरी सरफेस पे ही था बस, बट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी आपने बीटी टॉक्सिन का जीन ही डाल दिया प्लांट सेल में, तो अभी प्लांट का हर एक सेल बीटी टॉक्सिन बनाएगा। तो इसके वजह से ये काफी एफिशिएंट हो जाएगा प्रोसीजर, एंड एनी इंसेक्ट्स इफ इट ईट्स दैट थिंग इट विल डाई। और ये कौन सा जीन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीन का नाम याद रखना, इट इज कोडेड बाय द जीन cry1AB and cry2AB, ओके। दे कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म्स, ये एक पर्टिकुलर टाइप का वर्म है जो कॉटन प्लांट्स को अफेक्ट करता है, कॉटन बॉलवर्म, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ये टू जीन्स, cry1AB, cry2AB। एंड cry1AB इन पर्टिकुलर ऑल्सो कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, ये भी एक टाइप का इंसेक्ट है जो कॉर्न्स होते हैं, इट मेक्स होल्स इन दैट, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने में यूज होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो cry is the gene name, the toxin, जो जीन ये टॉक्सिन बनाता है उस जीन का नाम है cry, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यूजिंग बीटी टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis, ओके। एक और एग्जांपल है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का, यूजिंग अ स्पेशल टेक्नोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज RNAi, also called as RNA interference। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और कहां यूज करते हैं इसे। सो नेमाटोड्स है, सो नेमाटोड्स वी नो दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मेलॉइडीगाइने इनकॉग्निशिया, ये पर्टिकुलर टाइप का नेमाटोड है। ये क्या करता है, टोबैको रूट्स, टोबैको प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, एंड ऑब्वियसली अगर किसी भी प्लांट का रूट अगर इन्फेक्ट हो जाए, अफेक्ट हो जाए, तो प्लांट ग्रो नहीं होगा, प्लांट का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, यील्ड अफेक्ट होगा, सो ऑब्वियसली इट इज अ हार्मफुल फॉर दैट प्लांट प्रोडक्शन। सो इस केस में हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू प्रिवेंट दिस इंसेक्ट टू इन्फेक्ट दैट इज कॉल्ड एज RNA इंटरफेरेंस, RNAi भी करते हैं। इससे कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। नाउ ये जो RNAi का टेक्निक है ये भी एक नेचुरल टेक्निक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसी को रेप्लिकेट किया गया है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। सो इट्स अ सेल्युलर डिफेंस मैकेनिज्म बाय साइलेंसिंग स्पेसिफिक mRNA। अभी ये समझने के लिए लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हम सबने पढ़ा है टर्म 1 में। उसमें हम जानते हैं कि यू नो वी हैव अ जीन, एक डीएनए है, सो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है एक पर्टिकुलर जीन का, एक पर्टिकुलर रीजन का, देन हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है mRNA, राइट,
और फिर mRNA का जब ट्रांसलेशन होता है then we get the particular protein or enzyme or whatever you may call it, but mainly protein. तो ये है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी. सो ये मेथड हम सबको पता है, ये हर एक सेल में होता है. सो अभी अगर ये जो mRNA है, सपोज अगर हम ये mRNA को ही टारगेट करें तो क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द एम ऑफ दिस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज. सो इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है जो बाइंड करता है एंड प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे. लेट्स अंडरस्टैंड. और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए है ये कहीं से भी आ सकते हैं, एक वायरस के इन्फेक्शन से आ सकता है हैविंग द आरएनए जीनोम्स, और कुछ जेनेटिक एलिमेंट से आ सकता है जो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट. सो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज एमआरएनए. ये एमआरएनए के साथ आके एक डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट होके, और इससे आइदर ये आरएनए को डिग्रेड करेगा या फिर ये, बिकॉज ये डबल स्ट्रैंडेड अभी बन गया, ये इसका ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा, तो कोई भी प्रोटीन भी नहीं बनेगा. ठीक है. सो इन दिस वे हम लोग ने क्या किया, आरएनए से इंटरफियर किया, आरएनए का जो आगे का प्रोसेस था उसको इंटरफियर किया, तो वो नेसेसरी प्रोटीन नहीं बनेगा. तो ये किसका आरएनए ब्लॉक कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है नेमाटोड मेलोइडी-गायने इनकॉग्निशिया, इसको ग्रो होने के लिए, सर्वाइव होने के लिए कुछ नेसेसरी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इसके एमआरएनए से हम इंटरफियर कर रहे हैं ताकि फिर ये ग्रो ना हो सके उसके रूट्स में. ओके. सो या, सो द नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट यूजिंग एक पर्टिकुलर वेक्टर यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस इन पर्टिकुलर इज देयर, जो अपना टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डाल सकता है प्लांट में नेचुरली. सो इट्स अ नेचुरल वेक्टर, स्पेशली यूज करते हैं उसको प्लांट में. अगर हम लोग को जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करने हो, प्लांट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी करना हो, तो उसमें यूज किया जाता है ये वेक्टर. एंड इसलिए ये पैरासाइट जो है ये सर्वाइव नहीं हो सकता इन दिस ट्रांसजेनिक होस्ट बिकॉज इसका आरएनए साइलेंस हो जाएगा. So this is the technique of RNA interference. Okay. If you have any query in this thing, तो please comment in the chat box and we will be there to help you out. हम लोग आगे भी और सेशंस लेके आने वाले हैं सैंपल पर डिस्कशन सॉल्व, उसमें भी आप पूछ सकते हो लाइव ज्वाइन करके, या फिर एटलीस्ट कमेंट एंड आस्क. डोंट हेजिटेट, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. And there is another method using baculovirus. सो ये वायरस जो है ये, इसका भी सिमिलर काफी सिमिलर प्रोसेस होता है लार्वा को किल करने के लिए. तो ये वायरस स्प्रे किया जाता है इंसेक्ट लीव्स पे. तो ये जब एंटर करता है गट में जाता है, गट में जाके ये रिलीज करता है विरियॉन्स, एंड देन ये पार्टिकल्स रेप्लिकेट होते हैं और होस्ट सेल को किल कर देते हैं. तो ये वायरस को यूज करके हम लार्वा को किल कर रहे हैं टू prevent the loss of plant. So this is also a type of pesticide, biopesticide used. Now अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव पे, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि फील्ड ऑफ मेडिसिन इज सो वास्ट एंड सो व्हाट वी से इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस इन डे टू डे लाइफ. हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मेडिसिन पे, मेडिकल टेक्नोलॉजी पे, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है. और जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, एक एग्जांपल लेके आपको, कोविड वैक्सीन का, ये जो पैंडेमिक हुआ था, हम जानते हैं कितना बड़े लेवल पे सबको अफेक्ट किया था. उसके लिए जो वैक्सीन बनाया गया था, दैट वाज आल्सो मेड बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कैसे बनाया था इसका शॉर्ट में भी हम लोग ने देखा है प्रीवियस क्लास में. सो इससे से हम जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और वास्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का in the field of medicine. So yeah, there are and
हम लोग RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके काफी सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं. सो करंटली अराउंड 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम ह्यूमन यूज and around 12 of these are being marketed also. So recombinant proteins, recombinant ऐसे कुछ यूजफुल चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली ऑब्टेन नहीं कर सकते बट बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाई गई है. सो दैट इज द इंट्रोडक्शन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. अभी इंसुलिन हम सब जानते हैं, इंसुलिन किसके लिए जरूरी होता है. वी नो इट इज फॉर द शुगर मेटाबॉलिज्म, फॉर डाइजेशन ऑफ शुगर. एंड इंसुलिन की कमी होती है डायबिटीज टाइप 1 डिजीज में. इन दैट वी नो डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन की बहुत जरूरत होती है बिकॉज उनका बॉडी जो पैंक्रियाज में सेल्स है वो इंसुलिन नहीं बना सकता. सो पुराने जमाने में क्या किया जाता था, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे पैंक्रियाज से बाय स्लॉटरिंग केटल्स एंड पिग्स. मतलब जो एनिमल्स थे तो उनको स्लॉटर किया जाता था, उनको किल करके उनके पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करते थे. तो आप सोच सकते हैं कितना, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस और उसमें से बहुत ही कम क्वांटिटी मिलता था इंसुलिन का. मतलब इतने सारे कैटल्स को आप किल करो, उनके पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके यू गेट वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन. So it was such a long process, tricky process. Still, you get very less yield. So it was very costly. Insulin few decades back बहुत ही महंगा होता था, and that's why it was difficult for common people to take insulin shots जिनको डायबिटीज है. So इसलिए and obviously ये जो इंसुलिन था ये एनिमल सोर्सेज से हम लाते थे, एनिमल इंसुलिन है. तो कुछ कुछ लोगों में एलर्जी भी डेवलप हो जाता था या फिर अलग टाइप के रिएक्शन भी हो जाते थे बिकॉज ये एक तरीके का फॉरेन प्रोटीन हो जाता था. बिकॉज ऑब्वियसली कुछ तो डिफरेंस है हमारे बॉडी में एनिमल्स कैटल्स के बॉडी में. तो जो उनके बॉडी से आया हुआ इंसुलिन है नॉट नेसेसरी कि हर एक के बॉडी में सूट करे. तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से डिफिकल्टीज थे इंसुलिन ऑब्टेन करके यूज करने में. तो इसे सॉल्व किया हम लोग ने यूजिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. उसके पहले हम देखेंगे इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बिकॉज तभी हम जान पाएंगे किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हुआ है. सो इंसुलिन जो होता है आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. लेट मी एक्सप्लेन. इट हैज 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स. जैसे कि आप देख सकते हैं इट हैज ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड. ओके. एंड जो प्रो इंसुलिन है इसमें सी भी होता है. सो इंसुलिन जो अपने बॉडी में पहले प्रोड्यूस होता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है और फिर वो मैच्योर होता है बाय ब्रेकिंग ऑफ सी पेप्टाइड. ये सी पेप्टाइड जो आप देख रहे हो ग्रे कलर का ये डिटैच हो जाता है और सिर्फ ए और बी जो इंसुलिन है दिस इज मैच्योर्ड इंसुलिन. और यही इंसुलिन जो है ये जो फंक्शन होता है इंसुलिन का इन शुगर मेटाबॉलिज्म उसमें काम आता है ये. ठीक है. प्रो इंसुलिन कांट एक्ट इन दिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. और ये कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से. ये जो आप देख रहे हो दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके. सो या दैट्स व्हाट गिवन हियर. डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड होता है, ए चेन और बी चेन होता है. और इंसुलिन ह्यूमंस में पहले प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता है जिसमें एक सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर्ड इंसुलिन. ना अभी चैलेंज क्या था इसमें कि जब हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके जो इंसुलिन बनाते हैं दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन, वो इस फॉर्म में बनता है. तो उसको हम मैच्योर इंसुलिन में कैसे लेके आए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. समझ में आ रहा है आपको डिफिकल्टी. हम लोग ने आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम इंसुलिन बनाएंगे. हम लोग इंसुलिन का जीन लेंगे, उस जीन को हम एक वेक्टर में डालेंगे, वो वेक्टर के थ्रू हम एक होस्ट में डालेंगे और मतलब दैट इज बैक्टीरिया और वो इंसुलिन बनाएगा. ठीक है. तो इंसुलिन इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे. लेकिन जो एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन है वो कैसे होगा, दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म प्रो इंसुलिन.
पर अपने बॉडी को कैसा इंसुलिन चाहिए जो एक्चुअली काम करेगा, वी वांट दिस इंसुलिन, तो वो कैसे मिलेगा हमें, ठीक है, दैट वाज अ बिग चैलेंज। और इसे सॉल्व किया था अमेरिका की एक कंपनी ने कॉल्ड एली लिली। कैसे सॉल्व किया, लेट्स सी। सो एली लिली जो है इन 1983 इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। आप देखो यहाँ पे इन्होंने दो अलग डीएनए सीक्वेंस बनाए करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। ओके, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे ए चेन होता है, बी चेन होता है, मैच्योर्ड इंसुलिन में ये दो होते हैं, ठीक है। तो एली लिली ने क्या किया, ये ए चेन और बी चेन, कैन शो हियर, उन्होंने क्या किया, एक ए चेन बनाया अलग से फ्रॉम अलग बैक्टीरिया, मतलब उन्होंने सिर्फ ए चेन बनाने वाला जो सीक्वेंस है जीन का वो लिया, उसे एक बैक्टीरिया में डाला, सपोज ये बैक्टीरिया ए है, ठीक है, उसमें डाल के इट विल प्रोड्यूस ए चेन। सिमिलरली उन्होंने इंसुलिन में से जो बी रीजन बनाता है जीन का उसे लिया, उसे एक दूसरे बैक्टीरिया में डाला, उससे उन्होंने ऑब्टेन किया बी चेन, ठीक है। ऐसे दो अलग चेन उन्होंने बनाए यूजिंग आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर आगे क्या किया, उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया और फिर कंबाइन किया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, इसके बीच में उन्होंने बाकी फिर केमिकल प्रोसेसेस यूज करके डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट किए, तो हो गया, उन्हें मिल गया ये मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ इंसुलिन, and this insulin is now available in the market. Okay, so that is what was done by Eli Lilly in 1983. Very nicely interpreted और recombinant technology का use किया गया इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है। So this is one of the important application of biotechnology in the field of medicine. Now another application of biotechnology in the field of medicine is gene therapy. Okay, so now जैसे कि हमें बताया कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिजीजेस है, हम लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी देखा था। देयर आर सम डिजीज व्हिच आर कॉन्जेनाइटल, या जो हेरिडिटरी होते हैं, मतलब बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज जिसमें जीन में डिफेक्ट होता है। वो जो जीन है पर्टिकुलर, इट डजंट प्रोड्यूस द फंक्शनल प्रोटीन। तो जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि उसका कोई व्हाट वी से क्योर नहीं होता, राइट, वी डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर इट बिकॉज जीन में ही डिफेक्ट है, तो आप उसको ऐसे क्योर नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जीन थेरेपी बना गया यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। हाउ डिड इट दैट, लेट्स सी। सो जीन थेरेपी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मेथड इन विच करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट हैज बीन डायग्नोज्ड इन आइदर चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो में भी हो सकता है, मींस इफ दैट लिविंग बीइंग इज इन द वूम, वहीं से हो सकता है ये प्रोसेस, या फिर बर्थ होने के बाद एक चाइल्ड में हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन विथ हेरिडिटरी डिजीज। इसमें क्या करते हैं, इसमें जीन्स इंसर्ट करते हैं हम सेल्स में, एंड टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिजीज। एंड ये जो करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट है, इसमें क्या करते हैं, एक नॉर्मल जीन को हम डिलीवर करते हैं सेल्स में यूजिंग ऑब्वियसली यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इन एम्ब्रियो और इन द चाइल्ड टू कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक वेक्टर यूज करते हैं, एडिनो वेक्टर यूज किया है, उसमें हम लोग करेक्ट जीन, मतलब जो सही जीन है उसको यूज करके हम पेशेंट के सेल में डाल देते हैं ताकि वो एक्चुअली वो जो प्रोटीन लैकिंग है वो बनाए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ADA डेफिशिएंसी। लेट्स सी दैट। सो ADA जो है दैट इज नथिंग बट एडेनोसाइन डायअमीन, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ADA डेफिशिएंसी ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, ADA जीन जो होता है, मतलब जो जीन ये पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाता है वो जीन डिफेक्टिव हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ओके, सो अभी हम क्या इसको कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे। सो सी फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी टेक बैक्टीरियम कंटेनिंग प्लाज्मिड जिसमें नॉर्मल ADA जीन डाला गया है। तो ये तो प्रोसेस हमको पता है कैसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट DNA बना सकते हैं और वो बैक्टीरिया में डाल सकते हैं।
तो ये जो जीन है दैट इज नॉर्मल एडीए जीन, जो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, इसे हम लेते हैं और इसमें एक जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस लेते हैं। इट मोस्टली वी टेक एडिनोवायरस। कोविशील्ड वैक्सीन में भी हम लोग ने एडिनोवायरस ही यूज किया गया था। सो एडिनोवायरस लेते हैं जो जेनेटिकली डिसेबल्ड है, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, उसे हम लेंगे एंड देन ये विल ऐड दिस इन दैट पर्टिकुलर थिंग, एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द वायरस, और फिर इसे हम किस में डालेंगे, हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है, पेशेंट के बॉडी से हम टी सेल्स लेंगे जिसमें एडीए जीन मतलब नहीं है यार, ऑब्वियसली उसको वो डिजीज है, एडीए डेफिशिएंसी है, तो उसके जो टी सेल्स है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो वी टेक फ्रॉम अ स्किड पेशेंट। स्किड इज नथिंग बट सीवियर combined immunodeficiency disease, and then this virus is incorporated into the T cell जिसमें ये जो करेक्टेड जीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड फाइनली फिर हम इसे कल्चर करते हैं सेल्स को, एंड देन उसको जो पर्टिकुलर चाइल्ड है जिसमें एडीए डेफिशिएंसी है उसमें ये इंजेक्ट किया जाता है, एंड देन ऑब्वियसली चाइल्ड की बॉडी में जाके ये एडेनोसाइन डायमंड जो उसकी बॉडी में लैकिंग है वो प्रोड्यूस करेंगे ये सेल्स। बट देन इसका लाइक देयर इज वन थिंग इन दैट वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज कुछ समय बाद वो सेल्स डाई हो जाएंगे, वो सेल्स का भी एक लाइफ स्पैन होता है, तो ये जो करेक्टेड सेल्स है दे विल डाई आफ्टर सम टाइम, सो अगेन this process need to be done, but at least कुछ तो क्योर उसका मिलेगा, like you know, because genetically hereditary जो disease होते हैं वो काफी difficult होते हैं to find solution, but this is surely it helps a lot. So this is how this process of gene therapy is carried out. Now the third type of application of, obviously this is also a part of application of biotechnology in the field of medicine, जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नाउ डायग्नोसिस तो हम सभी को पता है, लाइक कोई भी अगर हमें टेस्ट करना हो वेदर अगर अपने बॉडी में थिंग्स आर प्रॉपर और नॉट, दैट कम्स अंडर डायग्नोसिस। सो जो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस मेथड थे उसमें क्या करते थे, पेशेंट के बॉडी से सैंपल लेते थे, चाहे वो टिश्यू हो, ब्लड हो, उसको एनालाइज करते थे माइक्रोस्कोप में या नॉर्मल पैथोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करके, and you know, so this is a little lengthy process या फिर not that efficient, but जो new way है using biotechnology, using various techniques, technology use करके जो find out किया जाता है, ये काफ़ी accurate होता है और efficient भी होता है। So that's what it says. Conventional method of diagnosis such as serum or urine analysis is not able to early detect. सो कैसा होता है, डिटेक्शन कब किया जाता है, जब सिम्टम्स अपीयर हो, और मतलब सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, जब वो पर्टिकुलर पैथोजन जो है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी हो, इवन कैंसरस सेल्स हो, ये जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाए तभी सिम्टम्स देखेंगे और फिर तभी पेशेंट को पता चलता है, एंड देन दे डिटेक्ट। बट यूजिंग द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स, हम अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं जब पैथोजन का क्वांटिटी काफी कम हो। ओके, एंड हाउ डू वी डू दैट? These three methods are mainly used. We use recombinant DNA technology, then we use PCR. PCR भी हमने previous chapter में देखा था, उसका entire principle कैसे carry out किया जाता है। And there is one more method that is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। recombinant DNA technology को तो कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा था। Let's see how PCR is used for detecting a disease. So yeah, जैसे कि मैंने कहा कि सिम्टम तभी दिखेगा जब पैथोजन का क्वांटिटी इंक्रीज होता है, और जब लो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस वक्त हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? यूजिंग पीसीआर, बिकॉज हम सबको पता है पीसीआर क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन इज डन बाय पीसीआर। मतलब अगर बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर प्रेजेंट हो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया का डीएनए या वायरस का पार्ट, उसे भी वो एम्प्लीफाई करेगा और फिर डिटेक्ट करेगा। Okay, so it detects either mutation in the gene in cancer patient, because cancer mainly happens because of mutation, and it can also use to detect HIV in suspected AIDS patient। अगर कोई suspect है कि उसको हो है या नहीं है, HIV can get detected when it grows, okay, but early stage में detection हो सकता है using PCR।
genetic disorder can also be detected by using PCR technique. So इसमें क्या करते हैं, यू नो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल जो है उसको हम हाइब्रिड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्लोन करते हैं एंड फिर उसको डिटेक्ट करते हैं यूजिंग वेरियस टेक्निक. सो पीसीआर का तो हमें पता ही है, दिस इज अ पीसीआर मशीन एंड वी रिक्वायर दीज ऑल कंपोनेंट्स फॉर इट एंड वी हैव 3 स्टेजेस, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन. इस प्रोसेस के थ्रू इट मेक्स वेरियस कॉपीज ऑफ दैट डीएनए, तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है. एंड देन ELISA stands for enzyme linked immunosorbent assay. Okay, enzyme linked immunosorbent assay. So इसमें क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व. इसको डिटेक्ट करते हैं एंड इसके थ्रू वी डिटेक्ट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस यूजिंग अ क्रोमोजेनिक एजेंट. जैसे कि आप, ये बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है ELISA. तो अगर एंटीजन हमें डिटेक्ट करना है ना, हमें पता है कि एंटीजन क्या है. एंटीजन इज अ प्रोटीन और एनी सब्सटेंस जिस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है उस पर प्रेजेंट होता है, और एंटीजन के साथ बाइंड करता है एक एंटीबॉडी. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ बॉडी. सो प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करता है और हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करते हैं जो इस प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी में एक कॉन्जुगेट होता है जो कि एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है. मतलब एक, अगर हम लोग ऊपर से कोई एक केमिकल डाले तो उसका इसके प्रेजेंस में उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड इट विल ग्लो, फ्लोरोसेंट ग्लो हो सकता है या फिर कलर चेंज हो सकता है, उससे वो डिटेक्ट होगा. तो अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो ही एंटीबॉडी बाइंड होगा along with a secondary antibody and then only color change will happen using a particular this thing. So this is the basic principle. और ELISA में यही यूज करते हैं हम to detect in very low stages also. Then the next part of the chapter we are going to study transgenic animals. So कैसे कितने सारे applications है, how do we use them. So transgenic animals are nothing but animals we have DNA manipulated to possess and express a foreign gene. They are similarly like they are also a type of genetically modified organism. जो GMOs हमने देखा था, जैसे genetically modified plants होते हैं, crops होते हैं, उसी तरीके से genetically modified organisms, animals होते हैं which are transgenic animals. और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइक माइस, रैट्स, रैबिट्स एक्सेट्रा. और लाइक दिस इज द बेसिक वे टू मेक दैट वी टेक the cell on a cellular level पे, जब fertilization के process में that time we in the cell we introduce the foreign DNA जो properties चाहिए है, तो वो organism में भी वो properties आ जाएंगे. And what are the reasons for developing transgenic animal? What are the various applications? First one, normal physiology and development. So ये develop किए जाते हैं to study normal things. So क्या करते हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके वी इंट्रोड्यूस सम एब्नॉर्मेलिटीज इन दैट एनिमल, जिससे हम नॉर्मल स्टडी कर सकी क्या उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है बॉडी पे, विच बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर फॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर. तो दूसरे स्पीशीज से जीन डाल के हम उनका नॉर्मल फंक्शन स्टडी करते हैं. देन स्टडी ऑफ अ डिजीज. सो बहुत सारी ट्रांसजेनिक एनिमल डिजीज स्टडी की, किस तरीके से जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, और किस तरीके से कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर डिजीज को के ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई मॉडल चाहिए. तो ना ह्यूमन मॉडल यूज करना तो डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स नॉट अलाउड एथिकली एंड इट टेक्स लॉन्ग ईयर्स ऑल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग टू ग्रो, डेवलप एंड ऑल दैट थिंग. सो एनिमल्स के ऊपर दैट्स व्हाई दे यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स टू स्टडी सच डिजीजेस. देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को भी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. एंड देन वी ऑल्सो प्रोड्यूस लाइक, जैसे कि हमने देखा था बायोफोर्टिफिकेशन में देखा था कि कैसे राइस भी विटामिन ए डाल के विटामिन ए प्रोड्यूस करेगा. उसी तरीके से एनिमल प्रोडक्ट्स भी कुछ कुछ होते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क भी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, तो हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करके वो मिल्क को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, okay, she produced human protein enriched milk alpha lactalbumin in very high quantities, 2.5 gram per liter. So ये
जो मिल्क, ये काउ ने जो मिल्क प्रोड्यूस करते उसमें एक ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट था जो नॉर्मल काउस में प्रेजेंट नहीं होता। ऑब्वियसली हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके ये प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया गया, एंड हम लोग यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसका यील्ड बढ़ा सकते हैं, उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सो लाइक दैट इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑल्सो वी यूज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन वी हैव वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन को भी टेस्ट करने के लिए एनिमल टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में। सबसे पहले तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं, फिर एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, देन ह्यूमन ट्रायल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन जो है ये पहले मंकीज पे टेस्ट किया गया था टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। We can use mice also for testing. Then next is chemical safety testing. So बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या नॉर्मल केमिकल्स है जो बनाते हैं, वो कैसे काम करेंगे ह्यूमन बॉडी पे, ये टेस्ट किया जाता है। किस तरीके से? बाय यूजिंग सच जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो एनिमल, वो पर्टिकुलर एनिमल्स इनको मोर सेंसिटिव बना देता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को, ठीक है, देन नॉन टॉक्सिक एनिमल। इससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लेस टाइम। सो केमिकल टेस्टिंग इज ऑल्सो डन ऑन एनिमल्स, ऑल्दो ये जो मेथड है ये काफी डिबेटेबल है। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके अगेंस्ट they have created awareness that animals should not be harmed in this. So obviously they are working on it, but this is one of the application of transgenic animals. Then moving on to the last part of the chapter, ethical issues. तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो चीज हम चाहे उसमें डाल सकते हैं, जो चीज नहीं चाहिए उसको हम लोग वी कैन स्टॉप इट। तो दिस इज समथिंग मोर रिस्की ऑल्सो, बिकॉज कोई भी इसको एक एज अ डिसएडवांटेज, मतलब इन द सेंस हार्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। एनीवन कैन मेक सच ऑर्गेनिज्म विच कैन बी मोर डेंजरस टू और अदर ह्यूमन बींग्स, या फिर कोई ऐसा माइक्रोब बना सकता है जो किसी एक पूरे ह्यूमन रेस के डिजीज कॉज सके, उनके पास उनका क्योर ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारे उसको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, दैट इज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। सो कोई भी अगर आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हो, तो सबसे पहले ये कमिटी को अप्रूव करना चाहिए। ये वैलिडेट करता है GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द GM ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ये नेचुरल नहीं है, तो इसको इंट्रोड्यूस करके इट कैन हार्म द एनवायरमेंट, इट कैन हार्म ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई दिस कमिटी वाज सेट अप, द जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एंड देन इसके अंदर दो फैक्टर्स है, बायो पेटेंट। सो बायो पेटेंट है नथिंग बट एक राइट ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर कमर्शियल यूज ऑफ द इन्वेंशन। सो पेटेंट्स तो आपने सुना होगा, कोई भी चीज कोई इन्वेंट कर रहा है, नई चीज बना रहा है, तो उसको पेटेंट कर लेता है, ताकि किसी और को अगर उसको कमर्शियल यूज करना हो, सम पार्ट ऑफ मनी दैट पर्सन हैज टू बी पेड, दैट इज इन फॉर द बिजनेस और मार्केट पर्सपेक्टिव। तो इसी तरीके से बायो पेटेंट भी होता है फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ओके, सो दैट फॉर दैट द बायो पेटेंट इज डन। And then there is one more practice which has been done, that is biopiracy. Again, piracy हम सबने सुनी है, अगर आप कोई चीज किसी और से चुरा के यूज कर रहे हो without their permission or by exploiting them, that is piracy. Biopiracy happens in terms of biological resources. So yeah, when bio resources are used by multinational companies without proper authorization from the countries and the people जहां से वो चीज लाई गई है। तो इसका एक एग्जाम्पल है बासमती राइस। सो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कर दिया बासमती राइस को, ओके, थ्रू US पेटेंट एंड दिस थिंग। उससे क्या हो गया, पेटेंट करने से ये कंपनी को राइट्स मिल गया टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती राइस। ओके, अभी ये जो बासमती राइस है ये इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट था, बिकॉज इन इंडिया बासमती राइस हैज बीन यूज्ड सिंस मेनी इयर्स, बट विदाउट टेकिंग आवर परमिशन और अप्रूवल उन्होंने पेटेंट कर लिया, ताकि कोई भी अगर वो राइस सेल कर रहा है तो दे विल गेट बेनिफिट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी, बिकॉज ये तो इंडियन इन्वेंशन, ये इंडिया में ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, बट दे आर टेकिंग इट। सिमिलरली हल्दी के साथ, टर्मरिक के साथ भी हुआ था, बट ऑब्वियसली देन देयर वर लीगल नोटिसेस एंड डिबेट्स एंड देन फाइनली वी गॉट इट, बट
दिस इज वन ऑफ द थिंग विच हैपन्स बायोपायरेसी, जिसमें सो कॉल्ड जो एडवांस नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से रिसोर्सेज चुरा के यूज करते हैं. सो दैट इज बायोपायरेसी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में, डू आस्क अस. और ये जो पूरा मटेरियल है ये अवेलेबल होगा हमारे ऐप पे. अगर आप प्रैक्टिकली ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप जाके अगर आप एनरोल करेंगे क्लास 12 वन शॉट में, वहाँ पे आपको ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो रिवाइज करने के लिए. So do download Practically app and register to start a free trial. And thank you for watching today's one shot session. We have 2 more chapters remaining, so do join for that. And if you have missed previous chapter, do go and check on our Practically 11-12 channel और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस और क्लासेस के साथ हम आने वाले हैं. So thank you very much for watching. See you next time. Bring learning alive practically.